Very good morning to all of you. In the previous class, we started lectures on extension of Mendel's laws on inheritance. And we studied that Mendel's law, when tested on other organisms, the same as it was replicated by Mendel was not followed. कहने का मतलब ये है कि जो मेंडल के नियम थे, उन मेंडल के जो कॉन्सेप्ट्स थे वो और स्पीसीज पर एक तरीके से लागू, पूरी तरीके से लागू नहीं हो पा रहे, इसीलिए इनको बोला गया एक्सटेंशन ऑफ मेंडल्स लॉ। लेकिन उनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो परफेक्टली एक्सप्लेन करता था। तो हमने पिछली क्लास में ये पढ़ा कि उनका जो डिविएशन था या एक्सटेंशन था, उसके एग्जाम्पल के तौर पे हमने पढ़ा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसमें ये पाया कि जो मेंडल का एक प्रीपोजिशन था जिसे हम लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं, जिसमें F1 पीढ़ी में जो डोमिनेंट एलील होता है उसका एक्सप्रेशन दिखाई देता है। तो वो जो है F1 पीढ़ी में नहीं दिखाई दे रहा था। होता क्या था कि जब हमने रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर को क्रॉस कराया तो F1 में हमें पिंक मिला, और इस फिनोमेना को हमने कहा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्यों? क्योंकि इसमें जो दो एलील थे कलर को कंट्रोल करने वाले, एक आपका था रेड कलर और दूसरा था व्हाइट कलर, वो दोनों एक्सप्रेस हो रहे थे, और उनके मिलने से एक तीसरे कलर का जन्म हो रहा था। तो इसका मतलब है कि एक ब्लेंडिंग हो रही थी। तो इस वजह से उनके जो नियम को बोला गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस। Neither red was present nor white was present. A third combination came. So some people said it incomplete dominance and some said it partial dominance. क्यों? क्योंकि उसमें कोई भी एलील डोमिनेंट नहीं था। तो उसका दूसरा व्यू ये भी था कि कोई भी एलील रिसेसिव नहीं था। और इसके एग्जाम्पल्स देखे गए 4 o'clock प्लांट में और स्नैपड्रैगन। इसी तरह मेंडल का जो दूसरा एक्सटेंशन देखने को मिला कि इसमें तो ये हुआ कि कोई भी एलील डोमिनेंट नहीं है और कोई भी एलील रिसेसिव नहीं है, लेकिन उनके रिजल्ट्स दिख रहे हैं, एक्सप्रेशन हो रहा है, कलर मिल रहा है, और जब दूसरी F2 पीढ़ी आती है तो उसमें सेग्रीगेशन भी हो रहा है। इसका मतलब मेंडल का रूल फॉलो हो रहा है। तो सम मॉडिफिकेशन बोलते हैं। दूसरा मॉडिफिकेशन हमने देखा था कोडोमिनेंस। उसमें हमने एग्जाम्पल लिया था MN ब्लड ग्रुप का। तो M एक ग्लाइकोप्रोटीन थी, वो M एलील से होती थी, और N जो होती थी वो N एलील से होती थी। इसमें 2 ही एलील थे। और जब हेटेरोजाइगस कंडीशन होती थी तो ऐसा नहीं होता था हाफ M हाफ N। जो RBC होता है उसकी सरफेस पे वो दोनों ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होते हैं और अपनी अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखती है, यानी फिनोटिपिकली वो दिखती है। तो ऐसे सिचुएशंस को हमने कहा कोडोमिनेंस। MN ब्लड ग्रुप जो था वो बाई एलीलिक था, यानी एक जीन 2 कैरेक्टर, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, N कैरेक्टर, MN हेटेरोजाइगस। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो उसी का एक्सटेंशन है कोडोमिनेंस का, जिसमें हम 2 एलील से ज्यादा की ओर बढ़ेंगे। यानी ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसमें 2 से ज्यादा एलील दिखाई देते हैं, और इसीलिए इसको कहा गया मल्टीपल एलील। आप सभी को पता है कि ब्लड ग्रुप, ब्लड क्या है? ब्लड इज बेसिकली अ कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें आपका कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं।
रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लाज्मा, आपका platelets. There are so many things present in the blood, and that blood carries so many, important nutrients to different parts of the body, as well as oxygen and carbon dioxide. Here we are concerned with the red blood cells. एक बात और बताना चाहूंगा, जो नॉर्मली रेड ब्लड सेल्स लिखते हैं, सेल्स ना होकर के ये कार्पेसल्स होते हैं, क्योंकि सेल्स में न्यूक्लियस होना जरूरी होता है और आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, और होता भी है तो वो बहुत ही नॉन फंक्शनल स्टेज में होता है, क्योंकि आरबीसी खुद डिवाइड नहीं होता। जो हमारा बोन मैरो सेल होता है, बोन मैरो सेल में हमारे आरबीसी बनते हैं और फिर उनकी एक लाइफ होती है, आई थिंक 120 डेज की लाइफ होती है, और 120 दिन बाद उनका खात्मा हो जाता है और उनको जो है हमारी बॉडी जो है तोड़ फोड़ करके उसमें से जो रिक्वायर्ड चीज होती है निकाल लेती है, बाकी चीजों को वेस्ट मटेरियल समझ के रिमूव कर दिया जाता है। तो ये जो आरबीसी होता है, आरबीसी के चारों तरफ जो सरफेस है, उस सरफेस पे बहुत सारे एंटीजेंस होते हैं। उसमें से हमने एक पढ़ा आपका एमएन एंटीजन, उसी तरह एक एंटीजन ए बी भी होते हैं। ए बी जो होता है, इनके अपने पर्टिकुलर जीन्स हैं, उनके अपने एलील्स हैं और उनसे वो कोड होता है। अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं? ये जो ब्लड ग्रुप है ये भी एक एग्जाम्पल है कोडोमिनेंस का, लेकिन बिकॉज इसमें मल्टीपल एलील होता है इसलिए इसके फिनोटाइप बढ़ जाते हैं। एमएन में आपको 3 टाइप के ही फिनोटाइप दिखेंगे, एमएम, एनएन, एमएन, मगर इसमें जो है आपके फिनोटाइप बढ़ जाएंगे। उसको लेट्स एक्सप्लेन विद दी पिक्चर्स। सो ये जो एग्जाम्पल है ए बी ब्लड ग्रुप, एबीओ ब्लड ग्रुप, इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील। एक कैरेक्टर है ब्लड ग्रुप और उसमें प्रेजेंस ऑफ एंटीजन, और उसके जो फॉर्म्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं। और ये जो ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है, ये डिसाइड होता है उस आरबीसी पर प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट के डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग, और इन डिफरेंसेस को पर्टिकुलर लोकस के द्वारा, पर्टिकुलर एलील के द्वारा एक एंजाइम कोड होता है, और वो एंजाइम इन कार्बोहाइड्रेट्स को आरबीसी की मेम्ब्रेन पर ऐड करता है। लेट्स गो टू दी एक्सप्लेनेशन, जहां पे लिखा हुआ है आपका ईच एलील कोड्स फॉर एन एंजाइम दैट एड्स अ स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट टू आरबीसी। जो आरबीसी की जो मेम्ब्रेन होती है उसमें स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट्स वो ऐड करता है। हमारे ह्यूमन में इसके लिए जो एलील्स होते हैं वो आपके 3 हैं, ए, आई बी और आई। इससे जो आपका कार्बोहाइड्रेट या एंटीजन कोड होता है वो आपका ए एंटीजन कोड होता है, और बी से बी एंटीजन कोड होता है, और आई से कोई भी एंटीजन कोड नहीं। ये सब एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट स्लाइड में आपको मिलेंगे। ये जो ब्लड ग्रुप है, इस ब्लड ग्रुप की खोज जो है कार्ल लैंडस्टीनर ने लगभग 1990 के दौरान की थी। और ये जो एबीओ सिस्टम है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। जो ए और बी एंटीजन है, इनको लगाने के लिए, कार्बोहाइड्रेट को लगाने के लिए अलग अलग जीन्स होते हैं, और ये जीन्स जो है याद रखिएगा ह्यूमंस में क्रोमोसोम नंबर 9 पर होता है। और जो एंटीजन ए और बी है एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट, शुगर है, और ये जो है आपकी आरबीसी होती है उसके जो लिपिड मॉलिक्यूल होते हैं उनसे ये बंधे रहते हैं। तो ये ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, बेसिकली ग्लाइकोलिपिड्स। सो these antigens are nothing but they are glycolipids present on the RBC membrane. और इनका जो
एंटीजन होता है, इनका डिसीजन जो होता है, जो कार्बोहाइड्रेट जिसका हम लोग जिक्र कर रहे हैं, वो एक सिंगल मॉलिक्यूल नहीं होता, उसमें 3-4 कार्बोहाइड्रेट के रेसिड्यूज होते हैं, और उसमें जो सबसे आखिरी वाला होता है वो ही डिसाइड करता है कि हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा हो। अब उसको उसको समझने के लिए हम लोग एक बार और थोड़ा डीप में जाते हैं, और उसमें हम ऐसे समझ सकते हैं। एक आप डायग्राम देखिए, ये बेसिकली एक बायोकेमिकल डायग्राम है। इस डायग्राम में आप देखिए, जो आरबीसी है गोल गोल बना हुआ है, उस आरबीसी पर कई सारे कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं। अब ये कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स ए और बी में अलग अलग होते हैं। होता क्या है कि जो आरबीसी है उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर एक सबसे पहले एक प्रिकर्सर लगता है। प्रिकर्सर क्या होता है? आपका एच सब्सटेंस प्रिकर्सर। ये जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है वो है आपका एच सब्सटेंस प्रिकर्सर, और ग्रीन के साथ साथ एक पिंक कलर का भी है। ये प्रिकर्सर बेसिकली बनता है दो मॉलिक्यूल से, उसको कहते हैं गैलेक्टोज और एसिटाइल ग्लूटामिक और ये जो दो प्रिकर्सर होते हैं, इन दो प्रिकर्सर्स में एक और मॉलिक्यूल ऐड होता है जिसको बोलते हैं फ्यूकोस, और इस फ्यूकोस को ऐड करता है एक पर्टिकुलर एलील। उस एलील को हम बोलते हैं फुट 1 एलील। तो यानी सबसे पहले आपको चाहिए प्रिकर्सर, और वो प्रिकर्सर है आपका दो मॉलिक्यूल का, गैलेक्टोज और एन एसिटिल ग्लूटामीन का। और ये जो है, इसमें एक मॉलिक्यूल जोड़ा जाता है फ्यूकोस। अब ये बन जाता है एक बेसिक रॉ मटेरियल जिसको बोलते हैं एच सब्सटेंस, और ये ऐड हो जाता है आपका ग्लूकोज के सरफेस पर लिपिड मॉलिक्यूल से, और ये बन जाता है ग्लाइकोलिपिड। अब खेल शुरू होता है हमारे एलील्स का, जो हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। तो जैसे एलील क्या है? एलील है आई ए और आई बी। आई ए एलील जो होता है, वो एलील क्या करता है, एक एंजाइम को कोड करता है, और उस एंजाइम के द्वारा ये जो एच सब्सटेंस प्रिकर्सर है, उस प्रिकर्सर में एक चीज ऐड होती है, एन एसिटाइल गैलेक्टोसमीन टू दी एच सब्सटेंस। यानी जिनका ब्लड ग्रुप ए होता है, उनमें जो टर्मिनल शुगर होती है एंटीजन के रूप में, उसमें ये मॉलिक्यूल होता है एन एसिटाइल गैलेक्टोसमीन। और इसका फोटो आप देख सकते हैं। ये जो स्टार बना हुआ है, ये स्टार सबसे ऊपर ऐड होता है, और ये उनके लिए है जिनका ब्लड ग्रुप ए है या ए ओ है। जिनका ब्लड ग्रुप बी है, उनके में क्या होता है, जो एलील आई बी है, वो एक ट्रांसफेरेज एंजाइम को कोड करती है, जो क्या करती है, एन एसिटिल गैलेक्टोसेमीन की जगह पर ऐड कर देता है गैलेक्टोज। तो जिनका ब्लड ग्रुप बी होता है, उसमें टर्मिनल शुगर होती है गैलेक्टोज। तो ये सब खेल क्या हो रहा है? ये सब खेल हो रहा है एलील का। जिनके पास एलील ए है, उनमें एक एंजाइम कोड होगा, वो एंजाइम ट्रांसफेरेज प्रकार का होता है, ट्रांसफेरेज नेचर होता है, वो ट्रांसफर करता है, और वो क्या करता है, एन एसिटिल गैलेक्टोसमीन को इस एच प्रिकर्सर में ऐड कर देता है एज ए टर्मिनल शुगर। और ये तीनों जो है, मतलब एच सब्सटेंस प्लस टर्मिनल शुगर, एंटीजन की तरह काम करते हैं ब्लड ग्रुप ए डिटरमाइन करने में। जिनके पास एलील बी होता है, उनका क्या हुआ, उनके में गैलेक्टोज ऐड हो जाता है, उनका जो सरफेस होता है उन पर ऐसा दिखता है।
अब ये मैंने स्ट्रक्चर स्टार और ये माइनर सा स्टार क्यों बनाया, क्योंकि अगर आप देखें तो ये जो ऐड हो रहा है, एक में ऐड हो रहा है गैलेक्टोसमीन, यानी जो जिनका ब्लड ग्रुप ए है उसमें ऐड हो रहा है एन एसिटाइल गैलेक्टोसमीन, और जो दूसरे में ऐड हो रहा है उसमें हो रहा है सिर्फ गैलेक्टोज। तो बेसिकली ये दोनों जो है बहुत ही माइनर डिफरेंस है इनके स्ट्रक्चर में। और ऐसा क्यों हो रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ चेंज इन एलील्स नेचर। एक एलील ए है, एक एलील बी है, समय के साथ साथ इवोल्यूशन होता गया और उनमें जो ट्रांसफेरेज नामक एक्टिविटी थी वो थोड़ा डिफरेंट काम करने लगी। तो जिनका बी ग्रुप आया उसमें गैलेक्टोज ऐड, और जिनका ग्रुप ए बी है उसका मतलब है उस व्यक्ति में एलील आई ए भी मौजूद है और एलील आई बी भी मौजूद है, और उनके ब्लड ग्रुप पर ये दोनों प्रेजेंट रहेंगे। तो यानी ये क्लियर हुआ, जिनका ब्लड ग्रुप ए है उनके टर्मिनल शुगर जो होंगे वो एन एसिटल गैलेक्टोसमीन होंगे, और जिनका ब्लड ग्रुप होगा बी उनमें होगा गैलेक्टोज, और जिनका ब्लड ग्रुप होगा ए बी उसमें ये दोनों होंगे, यानी ये दोनों एंजाइम काम करेंगे और ये दोनों चीजें ऐड होंगी उनके टर्मिनल शुगर के रूप में। तो ये तो बात हो गई आपके ब्लड ग्रुप ए बी की। अब जो ब्लड ग्रुप ओ होता है उसमें क्या होता है, क्योंकि वो रिसेसिव होता है और वो आई आई एलील से कोड होता है, जिनके पास आई आई एलील होता है, तो उन लोगों के शरीर में जो ब्लड होता है उसमें ना तो एन एसिटिल गैलेक्टोसमीन कोड होता है और ना ही गैलेक्टोज कोड होता है। जिनका ब्लड ग्रुप ओ है उनके में केवल एच सब्सटेंस ही होता है, और एच सब्सटेंस का मतलब हुआ उनके में सिर्फ गैलेक्टोज, एन एसिटिल ग्लूकोसमीन और फ्यूकोज मॉलिक्यूल, यानी उनके ब्लड में जो सबसे टॉप मोस्ट शुगर रेसिड्यू होगी वो फ्यूकोज होगी। तो इस तरीके से ये ब्लड ग्रुप एक्चुअली हमारे बॉडी में फॉर्म होता है। अब इसको हम लोग बैक जा करके बेसिक तरीके से फिर समझ सकते हैं कि जो ये एलील है ये तीन तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है। अगर आप मतलब एलील ए, एलील बी और एलील आई, इनसे जो कार्बोहाइड्रेट एंटीजन कोड होंगे वो ए कोड होंगे, बी कोड होंगे और नन कोड होंगे। जिनका ब्लड ग्रुप ए होगा उनके में टर्मिनल शुगर क्या होगी, एन एसिटाइल गैलेक्टोसमीन, और जिनका ब्लड ग्रुप बी होगा उनका टर्मिनल शुगर होगा ग्लूकोज, और जिनके में ब्लड ग्रुप आई यानी एलील जिसमें होगा वो कोई भी वो ब्लड ग्रुप वाले कुछ भी कोड नहीं करते, कोई एंजाइम ट्रांसफेरेज कोड नहीं करते, इसलिए ना तो उनमें गैलेक्टोज ऐड होता है और ना ही एसिटाइल ग्लूकोसमीन ऐड। अब इसी चीज को अगर हम राइट हैंड साइड वाले डायग्राम में देखें तो ये कहता है कि ब्लड ग्रुप जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, 6 जीनोटाइप ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप डेवलप्स फ्रॉम 4 डिफरेंट फिनोटाइप। तो जीनोटाइप हम कैसे बना सकते हैं? सिंपली मेंडल के रूल के अनुसार बना सकते हैं, या तो उस व्यक्ति का जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसका जीनोटाइप होगा कैपिटल ए, या फिर कैपिटल ए और आई का मतलब ओ, यानी वो उसका ब्लड ग्रुप ए ओ होगा। बी वाले का भी सेम होगा, बी वाले 2 टाइप के हो सकते हैं, बी बी या बी ओ। ए बी वाले सिंपल ए बी ही होंगे, एक एलील ए बी होगा दूसरा एलील बी होगा, एक एलील ए होगा दूसरा एलील बी होगा। और जिनका ब्लड ग्रुप ओ है वो आई आई, जीनोटिपिकली आई आई होंगे, यानी उनमें कोई भी एलील एंजाइम को कोड करने वाला उपस्थित नहीं हो। सेम यही मैंने कोशिश की है मॉर्फोलॉजी के तौर पे बनाने की, कि जिनका ब्लड ग्रुप ए होगा उसमें एन एसिटल ग्लूकोसमाइन होने की वजह से कांटेदार सरफेस इमेजिन कर सकते हैं। जिनका ब्लड ग्रुप बी है उनमें गैलेक्टोज इमेजिन कर सकते हैं टर्मिनल से, और जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है उसमें दोनों है, गैलेक्टोसमाइन एन एसिटल गैलेक्टोसमाइन भी है और गैलेक्टोज भी है।
और जिनका ब्लड ग्रुप ओ है उनमें कोई भी टर्मिनल शुगर मौजूद नहीं है, ना तो गैलेक्टोसामाइन है ना गैलेक्टोज है। और ऐसे ग्रुप वाले सिंपली कहलाते क्या है, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ए बी एंड ओ। तो इस तरह आपके एलील तो बेसिकली दो ही है, ए और बी, लेकिन ए और बी के नॉन फंक्शनल हो जाने से दो और जीनोटाइप क्रिएट हो जाते हैं और फाइनली आपके 4 जीनोटाइप नजर आते हैं। और उन्हीं 4 जीनोटाइप से आप 6 जीनोटाइप हो जाते हैं और 6 जीनोटाइप से आपके 4 फिनोटाइप नजर आते हैं। 6 जीनोटाइप कैसे हो गए, आप यहां पर देख सकते हैं, जहां जीनोटाइप लिखा हुआ है वहां पर IA एक जीनोटाइप, IA और स्मॉल आई एक जीनोटाइप, यानी ए ब्लड ग्रुप में 2 जीनोटाइप। उसी तरह बी ब्लड ग्रुप में 2 जीनोटाइप, ए बी में केवल 1 जीनोटाइप और ओ में केवल 1 जीनोटाइप। इसका मतलब है कि 2 एलील से आपके 6 जीनोटाइप तैयार हो, यानी मल्टीपल एलील्स बन गए। 6 जीनोटाइप से आपके 4 फिनोटाइप बन रहे हैं, ए बी और ओ। फिनोटाइप का मतलब है कोई बाहर दिखने वाली चीज नहीं, जो आरबीसी है उस आरबीसी की सरफेस पर अगर आप केमिकली देखें तो उनकी सतह पर ए वालों पर जो टर्मिनल शुगर होगी वो एनेस्टल ग्लूकोसेमीन, बी वालों पर ग्लूकोज, ए बी वालों पर दोनों और ओ वालों पर कोई नहीं। तो इस तरह आपके 4 मॉर्फोलॉजिकल फिनोटाइप ब्लड ग्रुप बन जाते हैं। इनका जो केमिकल मैकेनिज्म था वो मैंने आपको यहां बताया। यहां आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पहले ब्लड ग्रुप डिसाइड करने के लिए एच प्रिकर्सर आता है और एच प्रिकर्सर में 2 चीजें होती हैं, गैलेक्टोज और एसिटाइल ग्लूकोसेमीन, ये होता है। उसमें ऐड होता है फ्यूकोज, तब बन जाता है एच सब्सटेंस और एच सब्सटेंस आरबीसी की सरफेस में ऐड हो जाता है। अब इस एच सब्सटेंस में जिसके पास जैसा एलील है वो एलील डिसाइड करेगा कि किसका ब्लड ग्रुप क्या होगा। अगर मेरे पास एलील ए है तो मेरे पास एनेस्टिल ग्लूकोसेमीन लग जाएगा। अगर मेरे पास ब्लड ग्रुप बी है तो मेरे पास गैलेक्टोज ऐड हो जाएगा। अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है तो मेरे पास दोनों एलील है तो मेरे पास गैलेक्टोसेमीन भी ऐड हो जाएगा और गैलेक्टोज भी ऐड हो जाएगा मेरे आरबीसी पर एज ए ग्लाइकोलिपिड। और जिनका ब्लड ग्रुप ओ है उसमें कोई नहीं ऐड होगा, क्योंकि ना तो उनके पास एलील ए और एलील बी प्रेजेंट है। उनके पास एलील ए और बी प्रेजेंट है बट दे आर रिसेसिव, दैट इज व्हाई वी हैव रिटन स्मॉल आई। They do not code for functional transferase that can add either galactose or N-acetyl glucosamine. तो हमारे ब्लड ग्रुप को डिसाइड करने के लिए 2 एंजाइम काम करते हैं। एक फुट 1 एलील इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगला जो टॉपिक इसके बाद में 2 सेकंड का है, 5 सेकंड का, वो फुट 1 एलील के इंपॉर्टेंस को बताता है। और दूसरा एंजाइम आता है आपके आई एलील से कोड होता है, यानी हमारा ब्लड ग्रुप इन दोनों चीजों से डिसाइड होता है, मेनली IA IB से। और डिफरेंस क्या है ये आपको पता चल गया। इसके बाद जो ब्लड ग्रुप है उनके एप्लीकेशंस क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ब्लड ग्रुप अगर हमारा क्लियर ना हो तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं हो सकता। तो हमारे जो 6 जीनोटाइप बने थे 2 एलील से, उसका कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं। जिनका ब्लड ग्रुप ए है IAA, उनके आरबीसी की सतह पर ए एंटीजन होगा। और ए एंटीजन क्या होता है, अगर आपसे कहीं क्वेश्चन आए तो आप सिंपल लिखोगे एच सब्सटेंस प्लस एन एसिटिल ग्लूकोसामीन इज द ए एंटीजन। सिमिलरली जिनका ब्लड ग्रुप AO है दूसरे खाने में, उनका भी ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए ही होगा, लेकिन फर्क क्या होगा, उनका एक एलील काम नहीं करता, केवल एक ही एलील से एन एसिटिल ग्लूकोसामीन ऐड होता है। दूसरा जिनका ब्लड ग्रुप बी है, बी वाले वो गैलेक्टोज ऐड करेंगे, दोनों एलील से। जिनका ब्लड ग्रुप OO है वो केवल एक एलील से गैलेक्टोज ऐड करेंगे। जिनका ब्लड ग्रुप AB है वो दोनों ऐड करेंगे। और जिनका ब्लड ग्रुप OO है वो नन, कोई नहीं ऐड करेंगे।
अब ऐसे व्यक्ति जिनके पास ये ब्लड ग्रुप है, उनके ब्लड टाइप क्या कहलाते हैं? उनके नेक्स्ट बॉक्स में लिखो, AA, BB, AB एंड O। अब जिनका ब्लड ग्रुप ए है, उनके बॉडी में एंटीबॉडी बी हो, क्योंकि अगर एंटीबॉडी ए हुई तो वो कोलैप्स कर जाएंगी, आपस में प्रेसिपिटेट कर जाएंगी। जिनका ब्लड ग्रुप बी होता है, उनमें एंटीबॉडी ए होते हैं, यानी ऑपोजिट आप समझ सकते हैं। और जिनका ब्लड ग्रुप ए बी होता है, उनमें कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होते इस ग्लाइकोलिपिड के। और जिनका ब्लड ग्रुप ओ होता है, उसमें दोनों एंटीबॉडी। अब ये कौन से ब्लड ग्रुप एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग यहां पे लिखा हुआ है। इसमें जो खास चीज है वो है आपका ए बी। ए बी केवल ए बी का ले सकता है, इसीलिए ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। और जो ओ है वो सबको दे सकता है, और इसीलिए ये यूनिवर्सल डोनर है। लेकिन इसमें यूनिवर्सल डोनर में एक चीज ध्यान रखनी होती है कि जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो हमें RH फैक्टर का भी ध्यान रखना होता है। तो जिनका RH फैक्टर नेगेटिव है और O नेगेटिव, यानी O नेगेटिव, O भी है और नेगेटिव भी है, ऐसे लोग यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं। एंड उनका जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है वो बेहतर होता है और उससे कोई समस्या नहीं होती। तो जो ब्लड ग्रुप को हमने समझा, उससे हमें ये लाभ मिलता है अपने मेडिकल जगत में। इसके बाद इसी ब्लड ग्रुप को हमने जब समझा था, तो हमने एक आपको बताया था बॉम्बे फिनोटाइप। ये एक्चुअली एक नया समस्या उत्पन्न हुई, और वो समस्या क्या उत्पन्न हुई? बॉम्बे फिनोटाइप में सन 1952 में 1952 में a very unusual situation provided information concerning the genetic basis of H substance। एक महिला थी बॉम्बे में, और उसने एक बहुत यूनिक जेनेटिक हिस्ट्री दिखाई। उसमें हुआ क्या कि जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा था, उसका ब्लड टेस्ट किया गया तो पाया गया कि उसका ब्लड ग्रुप ओ है। तो जब उसका ब्लड ग्रुप ओ है, तो इसका मतलब है कि उसे अपने माता पिता से, जब उसका ब्लड ग्रुप ओ है तो इसका मतलब वो ओ ओ होगी, यानी उसमें आई आई एलील होगी। इसका मतलब वो कोई भी एंजाइम को कोड नहीं कर रही होगी जो आइदर गैलेक्टोज को ऐड करे या एन एसिटिल ग्लूकोसामीन को ऐड। लेकिन क्या हुआ कि जब उसके पेरेंट्स का ब्लड टेस्ट किया गया, तो उसके पेरेंट्स जो थे, वो एक पेरेंट ए बी थे, और उसके ए बी होने की वजह से, ये आप जब चेकर बोर्ड घर में बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा, उसके पेरेंट ए बी थे, एक पेरेंट ए बी था। तो जब ए बी था तो इसका मतलब या तो उसको बी मिलना चाहिए या तो उसको ए मिलना चाहिए, पर उसका ब्लड ग्रुप ओ तो कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन जब उसका ब्लड टेस्ट किया गया तो उसका ब्लड टेस्ट दिखा रहा है ओ, सो दैट वाज वेरी कंट्राडिक्टरी। और उसके जो बेटे थे उनमें बी ग्रुप पाया जा रहा है। तो ऐसा कैसे हो रहा है कि जिसके पास आइदर ए हो या बी हो, और वो ओ ब्लड ग्रुप कैसे दिखा रहा है? सो वो जेनेटिकली जो है कुछ और थी, लेकिन फंक्शनली वो ओ दिखा रही थी। अब ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जब मैं इस डायग्राम पर जाता हूं, आपके पिछले वाले डायग्राम पे, तो उसके में प्रॉब्लम क्या हुई उस लेडी में कि ये जो फुट एलील था, ये फुट एलील किसी जीन से, फुट जीन से आ रहा था, और उस लेडी में वो फुट जीन रिसेसिव हो गया। तो जब फुट जीन रिसेसिव हो गया तो क्या हुआ, उसका जो एच सब्सटेंस था, एच सब्सटेंस जो था केवल और केवल गैलेक्टोज और एसिटिल ग्लूटामीन NH, यानी ये जो ग्रीन कलर का है और ये जो पिंक कलर का है, यही केवल लगा, और इसके में उस लेडी में ये फ्यूकोज ऐड नहीं हो पाया। तो अगर फ्यूकोज नहीं ऐड हो रहा है तो फिर क्या होगा? अगर उसके पास ए ब्लड ग्रुप का एलील है या बी ब्लड ग्रुप का एलील है, वो काम नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर एलील ए या एलील बी ट्रांसफेरेज की तरह काम करते हैं, और वो गैलेक्टोज किसके ऊपर ऐड करते हैं? फ्यूकोज के ऊपर। यानी फ्यूकोज का होना मस्ट है।
तो उस लेडी के जो आरबीसी था, उस आरबीसी पर फ्यूकोज मिसिंग था उसके एच सब्सटेंस। तो जब उसके एच सब्सटेंस में फ्यूकोज मिसिंग था, तो उसके ब्लड में ये ना तो एन एसिटिल गैलेक्टोसेमीन ऐड हो पाया और ना ही गैलेक्टोज ऐड हो पाया। और इस वजह से वो कौन सा टेस्ट दे रही थी? वो टेस्ट दे रही थी ओ ब्लड ग्रुप फंक्शनली, मगर वो जेनेटिकली क्या थी? जेनेटिकली आइदर वो तो या तो ए थी या बी थी। ऐसी स्थिति जब कोई व्यक्ति जेनेटिकली कुछ और कॉम्पोजिशन हो और फंक्शनली वो ओ टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप दिखाने लगे, तो ऐसे कैरेक्टर को उन्होंने बोला बॉम्बे फिनोटाइप। और ऐसे जो एग्जाम्पल होते हैं वो बेसिकली बहुत ही रेयर होते हैं और सब जगह नहीं मिलते। तो इसीलिए इसमें मतलब उन्होंने ऐसा ही बोला कि शी वॉज जेनेटिकली टाइप बी बट फंक्शनली ओ। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसका फुट एलील नॉन फंक्शनल हो गया, और फुट एलील के नॉन फंक्शनल होने से फ्यूकोज नहीं ऐड हो पाया, और उसकी वजह से जो एलील ए बी को काम करना था वो काम नहीं कर, और इसीलिए उसका ब्लड ग्रुप ओ डिटेक्ट हो रहा था, जबकि वो या तो ए थी या बी थी, क्योंकि उसके बच्चे जो थे वो ए ग्रुप या बी ग्रुप दर्शा रहे। सो ऐसे एग्जाम्पल्स को हम बॉम्बे फिनोटाइप कहते हैं। तो इसलिए ये भी जरूरी नहीं होता कि अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ है तो आप ओ ही होंगे। आपको हमेशा अपने पेरेंट के साथ भी क्रॉस चेक करके देख लेना चाहिए, ताकि आप ये इंश्योर कर सकें कि आपका ब्लड ग्रुप जेनेटिकली मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो दिस वे द ABU blood group system is an example of multiple allele and example of कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस क्यों हो रहा है? क्योंकि जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है उसमें दोनों जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं और दोनों जीन फंक्शन करके ग्लाइकोलिपिड ऐड कर रहे हैं आरबीसी में, और उनको आप एंटीबॉडी से डिटेक्ट कर सकते हैं। सो दैट इज वाई दे आर example of codominance, and they are extension of Mendelian law because they follow the same thing, but the law is expanding and the concept is getting broadened. I think you should आप लोगों को ये जो डायग्राम है ये बहुत ही केयरफुली देखना चाहिए, और इसमें जो कैसे ऐड होता है और क्या इंपॉर्टेंट है हमें याद रखने के लिए कि ब्लड ग्रुप ए क्या होता है, ब्लड ग्रुप बी क्या होता है, और ब्लड ग्रुप ए बी क्या होता है, और ब्लड ग्रुप ओ क्या होता है। तो ये टेक्निकली और बायोकेमिकली आपको ये चीजें ध्यान रखनी चाहिए। आई थिंक वी कैन वाइंड अप हियर।